Hello everyone, welcome back to Madhyan Kane. In this video, we will be talking about representation of an element. How do we represent an element in short forms, in short ways, and the valency of an element. So let's begin our video. Now we have covered all these things till the electronic configuration and atomic structure. How do we make or represent atoms in atomic structural form? Now we are at how to represent an element in symbolical form. Now how we represent is we take any element and above the element in left hand side we put the mass number, and on the bottom left hand side we put the atomic number. Now let's suppose we have an element x and its mass number is a and atomic number is z. So this is how you would represent that element. Now let's take for example oxygen. So the symbol of oxygen is O, that's why we have O written here, and its mass number is 16, so we write 16 on the top left side, and its atomic number, which is 8, on the bottom left. Same goes for hydrogen. Its mass number is 1 and atomic number is also 1. Now the thing is, hydrogen does not have a neutron. hydrogen के पास न्यूट्रॉन होता ही नहीं है. तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसलिए उसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों सेम है, एक ही है. सोडियम एलिमेंट का सिंबल होता है, सोडियम का सिंबल होता है Na, उसका मास नंबर है 23 और उसका एटॉमिक नंबर है 11, और ये उसका रिप्रेजेंटेशन हो गया. तो अब आइडिया लगे हो कि हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. अब आते हैं वैलेंसी के ऊपर. वैलेंसी क्या होता है? तो जो वैलेंसी होती है वो डिफाइंड होती है एज दी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स or their tendency to react and form molecules with atoms of the same or different elements. अब ये कहना चाह रहे हैं वैलेंसी वो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, कंबाइन करने की क्षमता होती है एटम्स की किसी एलिमेंट के, या फिर उनकी टेंडेंसी, एटम्स की टेंडेंसी रिएक्ट करने की, ताकि वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर सकें एक एटम सिमिलर एटम्स के साथ या डिफरेंट एटम्स के साथ. तो मॉलिक्यूल्स के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे. एटम्स हमारा वैलेंसी से खत्म हो जाएगा, आइसोटोप्स पर रहेगा इसके बाद करना. उसके बाद मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं. तो यहाँ पे टेंडेंसी टू रिएक्ट हो गया कि टेंडेंसी टू रिएक्ट टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स विद एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स. तो वैलेंसी का सिंपल मीनिंग हो जाता है कि किसी एटम में, किसी एलिमेंट के किसी एटम में कितनी कंबाइन करने की क्षमता है, कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, और इसी को हम कहते हैं वैलेंसी. अब वैलेंसी को समझने के पहले हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से ही हमारा वैलेंसी निकलता है एटम्स का. अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर रेफर्ड टू एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. जैसे अगर हम अपने पिछली स्लाइडों पे आएंगे, जैसे सोडियम के केस में था, इसका आउटर मोस्ट शेल है एम, और एम शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. और ऑक्सीजन में लास्ट शेल है एल और उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसका हो जाएगा 6 वैलेंसी, उसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो समझ में आ गया होगा. अब हमें पता कैसे चलेगा कि वैलेंसी कितनी है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही वैलेंसी निकालते हैं, मगर कैसे निकालते हैं? अब देखो, जो वैलेंसी होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, लॉस्ट और शेयर्ड टू फॉर्म अ कंप्लीट ऑक्टेट गिव्स अस द वैलेंसी ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट. कहने का मतलब, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक एटम गेन करता है या फिर लूज करता है या फिर शेयर करता है, एक कंप्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट याद है ना, जो लास्ट में 8 पढ़ा था कि लास्ट शेल में 8 होने चाहिए, टू फॉर्म अ कंप्लीट ऑक्टेट गिव्स अस द वैलेंसी ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट. अब कहने का मतलब, अगर हम सोडियम का एटम लेते हैं, सोडियम के एटम के लास्ट शेल में होता है एक इलेक्ट्रॉन, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है सोडियम का. ठीक है, मैं लास्ट शेल में नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो समझ जाना लास्ट शेल की बात कर रहा हूँ. तो सोडियम का होता है एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो उस एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है. तो अगर वो एक वैलेंस शेल को लूज कर देगा, जैसे अगर हम मान लें इस केस में, अगर हम आए सोडियम में, तो सोडियम का आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है ऊपर वाला. अब यहाँ पे ये अकेला है एम शेल में, और एम शेल से ये हट जाता है, यानी एम शेल में अभी ये रहा ही नहीं, इसको भूल जाओ. तब तो एम शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहा. एम शेल से अगर ये एक अकेला इलेक्ट्रॉन भी लूज कर देता है, तब तो उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो यानी एम शेल ही कट गया, एम शेल रहा ही नहीं उस सोडियम के एटम में. तो बचा क्या? सिर्फ के शेल और एल शेल. तो नया शेल क्या बन गया? एल, और एल में कितने? 8, तो उसका ऑक्टेट बन गया. लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को ही तो ऑक्टेट रूल कहते हैं. तो अगर एम ही हट जाएगा, तो एल में 8 थे पहले से, तो 8 हो बन जाएगा, तो हो जाएगा आपका ऑक्टेट रूल बन जाएगा. अब एटम पे देखते हैं. एटम के लास्ट शेल जो एल शेल है उसमें 6.
अब 6 है, तो अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें ऐड कर देते हैं, यानी एक इधर आ गया और एक इधर आ गया। अब इसके एल शेल में कितने हो गए? अगर हम वापस अब इसका नया वाला देखें तो इसके के शेल में है 2 और इसके एल शेल में है 8। इसमें भी आपका ऑक्टेट बन गया और लास्ट शेल में 8 आ गए। तो आपको आइडिया लग गया होगा। तो अब ये देखो, यहाँ पे इसने कितना लूज किया? 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ऑक्सीजन ने कितना गेन किया? 2 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि उसने 1 गेन किया, और ऑक्सीजन की वैलेंसी हो जाएगी 2, क्योंकि उसने 2 लूज सॉरी सोडियम की वैलेंसी 1 हो जाएगी क्योंकि उसने 1 लूज किया, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 हो जाएगी क्योंकि उसने 2 गेन किया। क्या? इलेक्ट्रॉन्स गेन किया। तो वैलेंसी जो होती है सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंडेंट होती है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के ही बेसिस पे ये वैलेंसी और रिएक्शंस होते हैं। अब आ जाते हैं हमारे एक टेबल पे जिसमें हम प्रैक्टिस कर लेंगे वैलेंसी निकालने का। तो यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन का हमें दिया हुआ है एटॉमिक नंबर है 1। इसका कलर ब्लैक कर लेते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, मास नंबर है 1 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 1। तो हमें वैलेंसी निकालनी है तो भी एटॉमिक नंबर मास नंबर भूल जाते हैं, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे ही फोकस करते हैं। तो 1 है, तो इसका के शेल ही बनेगा, सिर्फ के शेल में 1 आएगा। अब उसे वैलेंसी बनाने के लिए वो के शेल से भी लूज तो करेगा नहीं, लूज कर देगा तब तो उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं, वो एटम ही नहीं रहेगा। तो एक गेन करेगा। कितने गेन करेगा? 1, क्योंकि के शेल में कितने रहते हैं? ज्यादा 2 ही रह सकते हैं। तो के शेल में वो एक गेन करेगा तो उसकी वैलेंसी होगी 1। यहाँ पे आप कहोगे ऑक्टेट तो बना नहीं, तो ऑक्टेट बस ये हाइड्रोजन एक स्पेशल केस है। हाइड्रोजन और हीलियम एक स्पेशल केसेस हैं, जो छोटे एलिमेंट्स हैं, उनके लिए ऑक्टेट नहीं बोलते, ड्यूप्लेट्स होते हैं, कोई ट्रिपलेट्स होते हैं। मगर आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, लास्ट शेल भर जाना चाहिए, यही होता है ऑक्टेट का मतलब। अब आते हैं हीलियम पे। हीलियम के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पे देखो, ये एक गेन करेगा तो इसके के शेल में के शेल भरा रहेगा तो एल शेल में एक आ जाएगा, और एक लूज करेगा तो इसका हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। मगर ये ऐसा क्यों करे? इसका तो पहले से 2 है, इसका तो पहले से के शेल भरा हुआ है, पहले से ड्यूप्लेट है, और ऐड करने की जरूरत ही नहीं। तो इसकी वैलेंसी होती है 0। 0 यानी ये रिएक्ट नहीं करते हैं। ऐसे चीजों को हम कहते हैं नोबल गैस कहते हैं, नोबल गैसेस। ये वो एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल, या ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अर्थ में एग्जिस्ट करते हैं, जो रिएक्ट करने की टेंडेंसी नहीं रखते, क्योंकि इनकी वैलेंसी 0 है। इनकी शेल जो है, लास्ट शेल, पहले से भरी हुई है। अब भरी हुई है तो उन्हें कुछ करने की जरूरत है नहीं, तो उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है और वो स्टेबल होते हैं। अब आते हैं लिथियम पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, तो के शेल में तो 2 हो गए, एल शेल में 1 रहा, 2 के बाद 1। तो अब इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 होगी, क्योंकि 1 लूज करेगा। अब आते हैं कार्बन पे। कार्बन का होता है 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के शेल में, इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 है, तो 2 चले जाएंगे के में और 4 चले जाएंगे एल शेल में, तो इसकी वैलेंसी क्या आएगी? 4। अब इसकी 4 होती है। अब देखो, एक चीज होता है कि जो जब भी कोई एटम एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, लूज करता है, तो उस पर चार्ज पड़ता है। अब मान लो यहाँ पे आप हीलियम हाइड्रोजन का एग्जांपल लो। हाइड्रोजन क्या करेगा? एक गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो आपको ये पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, और अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे प्रोटॉन से, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उसकी वो हट गई ना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी हट गई, इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल होता है, वो हट गई, उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -1। जब भी वो गेन करता है तो -1। -1 क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं और उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। गेन करने पे उसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन से, जिसके कारण उस पर माइनस चार्ज आएगा। सेम केस है, सेम केस नहीं है, लिथियम में ऑपोजिट केस है। यहाँ पे एक वो लूज कर रहा है। अब मानो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, आपने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन तो चला गया, प्रोटॉन बचा रहा, तो प्रोटॉन ज्यादा होता है तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज देगा। तो सेम केस में लिथियम में जब वो लूज कर देता है एक इलेक्ट्रॉन को, उसके पास तब भी ज्यादा प्रोटॉन रहेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे +1 आएगा। मगर कार्बन का एक स्पेशल केस है, जो आप 10th में पढ़ोगे, जो शेयर्ड बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो कार्बन को अभी छोड़ देते हैं, आपको भी बस कार्बन को छोड़ के बाकियों पे चर्चा करेंगे, ये प्लस माइनस का। अब आया नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन के का कितना होता है? 7। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? 7। के शेल में 2, एल शेल में 5। तो इसे कितनी जरूरत है? 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स ये गेन करेगा।
अगर एक एटम में जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स और आ गए और प्रोटॉन सेम रहे तो 3 इलेक्ट्रॉन्स और आने के कारण उस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन से। अब यहाँ पे आ जाओ, ऑक्सीजन पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8, के शेल में 2, एल शेल में 6, इसको 2 और चाहिए तो इधर -2 क्योंकि ये 2 गेन कर रहा है। बस ऐसे अब सिंपल चीज कर लो, अगर गेन कर रहा है तो माइनस, लूज कर रहा है तो प्लस, गेन कर रहा है तो माइनस, लूज कर रहा है तो प्लस। अब नियॉन पे आते हैं। अब नियॉन का केस हीलियम के सिमिलर है, इसका भी लास्ट शेल भरा हुआ है, 8 है पहले से, तो इसकी भी वैलेंसी क्या होगी 0, और ये भी क्या होगा एक नोबल गैस ही होगा, तो ये भी ज्यादा रिएक्टिविटी शो नहीं करेगा। तो ऐसे नोबल गैसेस हैं पीरियोडिक टेबल में जो आपको देखना है, आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। तो अब आते हैं सोडियम पे, इसमें होते हैं 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, के शेल में 2, एल शेल में 8 और एम शेल में 1। अब ये क्या करता है, सोडियम 1 को लूज कर देता है। अब 1 को लूज करेगा तो क्या होगा, प्लस प्लस 1। क्या बोला था, अगर लूज करे तो प्लस, गेन करे तो माइनस। अब आ जाते हैं मैग्नीशियम पे। मैग्नीशियम का होता है 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 12। वैलेंस कन्फिग्रेशन कैसी होती है इसकी, 2 8 2। ये 2 लूज करेगा, लूज करेगा मतलब प्लस, तो +2 आ जाएगी इसकी वैलेंसी। एल्यूमिनियम 13 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 8 3, इसमें आ जाएगा 3, ये लूज करेगा तो आ जाता है +3। और यहाँ पे क्लोरीन 2 8 7, तो 2 8 7 है, तो ये क्या करता है, एक गेन करता है, एक गेन करेगा तब ना 8 हो जाएंगे इसमें, तो ये आ जाएगा -1। अब आर्गन 2 8 8, इसका भी भरा हुआ है तो इसका 0 क्योंकि ये एक नोबल गैस बन जाएगा। अब एक कॉमन डाउट रहेगा जो ये है कि आपको कैसे पता चलेगा गेन करेगा लूज करेगा। हो सकता है क्लोरीन 7 को लूज कर दे, 7 को लूज करेगा तब इसका यहाँ पे 8 रहेगा, तो ये भी तो बन जाएगा आपका नोबल गैस, ये भी स्टेबल हो जाएगा। इसकी भी वैलेंसी तो 7 क्यों नहीं होती, इसकी -1 क्यों होती है, +7 भी तो हो सकती है। ऐसा इसलिए 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना बहुत मुश्किल होता है, 7 बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे। आपको पता है कि हर एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऑपोजिट चार्ज के हैं तो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, ये पढ़ा हुआ है कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जैसे मैग्नेट्स में भी होता है, तो अट्रैक्ट करते रहते हैं, एक बॉन्ड बना हुआ है। और 7 बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा क्योंकि लूज कर रहा है ना, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो 7 बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा तभी वो इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे और रिएक्ट करेंगे। तो अगर 7 बॉन्ड्स टूटेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो बहुत सारी एनर्जी चाहिए होगी क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ताकतवर है ही थोड़ी बहुत, तो लूज करने के लिए उन 7 इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है जो इनएफिशिएंट है। तो इसीलिए वो एक इलेक्ट्रॉन सीधा गेन कर लेता है क्योंकि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा उसको, ज्यादा मेहनत नहीं है। 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के से अच्छा है एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो इसका ये रहता है कि अगर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 5 से कम है, अगर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 से कम है तो ये लूज करेगा, ये लूज करेगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 से ज्यादा है तो ये गेन करेगा। जैसे आप इस केस में देख लो, यहाँ पे आपका कौन सा केस था, क्लोरीन का, यहाँ पे 5 से ज्यादा है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, 7 5 से ज्यादा है तो गेन करेगा कितना, 1। अब यहाँ पे 3 ले लो, यहाँ पे एल्यूमिनियम का 3 है सिर्फ, तो 5 से कम है तो ये लूज करेगा +3। तो ये आपका वैलेंसी भी हो गया। आइसोटोप्स रहता है, इसके बाद हम मॉलिक्यूल्स पे आएंगे और उसके बाद रिएक्टिविटी रिएक्शंस पढ़ेंगे कि कैसे कैसे एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं।